अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 10th लेक्चर में हो रही है। आज का ये लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखना चाहते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज फर्म, एक इशू आ जाता है कि हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट जो है उसकी बेसिस की वजह से या उसकी मौजूदगी की वजह से हम मुख्तलिफ साइजेस की फर्म को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें हमने ये कहा कि एक तरीका है कि हम कॉमन साइज एनालिसिस करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ले आएं और फिर मुख्तलिफ कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकें। दूसरा तरीका ये था कि हमने ये कहा कि हम कुछ रेशियोज जो हैं वो उसको कैलकुलेट कर लें और उन रेशियोज को कैलकुलेट करके उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, और उसके साथ साथ फर्म का भी एनालिसिस कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को शुरू किया तो हमने कहा बेसिकली हमारे पास इंटरनल यूजर्स भी हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इसलिए हम अपनी रेशियोज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो था हमारा वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का। हमने ये कहा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इन रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें थे हमारे करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड द कैश रेशियो। और इस सारे में जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं या हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वेदर फर्म इज एबल टू मीट दी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। उसके बाद हमने ये कहा कि दूसरी कैटेगरी जो है हमारी दैट इज ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें हम टोटल डेट रेशियो की बात करते हैं और उसके साथ जब हम डेट रेशियो की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द कैश कवरेज रेशियो को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि एक और कैटेगरी भी हम बना सकते हैं जो कि है एसेट मैनेजमेंट की, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने बात की रिसीवेबल टर्नओवर्स की, इन्वेंट्री टर्नओवर्स की एंड ऑफ कोर्स द पेएबल टर्नओवर्स की। और साथ हम जो है बात करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर की, जो कि पूरे एसेट्स की यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन जो है फर्म की उसको मेजर करती है। इसके साथ जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के कैटेगरी में आते हैं और उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में ज्यादातर इंटरेस्ट जो है हमारे ओनर्स को होता है या इन्वेस्टर्स को होता है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी रेशियोज जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट्स है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फाइनली हमारे पास मार्केट वैल्यू रेशियोज है। ये मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है ये सारी की सारी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे ही बेस नहीं करती बल्कि मार्केट से भी डेटा लेती है, और उस मार्केट डेटा में हमारे पास जो कॉमनली यूज डेटा है दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट प्लेस। और इसमें जो है हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन मार्केट रेशियोज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं हमारी रेशियो एनालिसिस की, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर इसी टॉपिक ऑफ द रेशियो एनालिसिस से शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि इन कैटेगरीज में से किन कैटेगरीज की रेशियोज को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है और फिर उसके बाद आइंदा मजीद आने वाली कैटेगरीज की रेशियोज को इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना लेक्चर शुरू किया था और जिसमें हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रेशियो जो है वो हमारी करंट रेशियो होती है। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। और उसमें जब हमारी करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज समथिंग विच इज कंफर्टेबल। उनको ये पता है कि अगर उनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी $1 की फर्म ने मीट करनी है तो उनके पास मोर देन $1 जो है वो करंट एसेट की फॉर्म में मौजूद है, जो कि यूज किया जाता है इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम कहते हैं एक रिलेटेड रेशियो है जो है हमारी एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। उसमें हम
अपने करंट रेशियो में से इन्वेंटरी जो है, जो कि लीस्ट लिक्विड आइटम है ऑन द करंट एसेट, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इन्वेंटरी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें देता है एसिड टेस्ट या क्विक रेशियो, जो कि ज्यादा लिक्विडिटी की मेजर है एज कंपेयर टू दी करंट रेशियो। और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए कैश रेशियो कैन आल्सो बी ऑफ अ मेजर इंटरेस्ट। उसमें हम सिंपली द मोस्ट लिक्विड ऑफ द करंट एसेट जो कि कैश है उसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज में। और अगर हमारी लेट्स सपोज कैलकुलेटेड रेशियो इज इक्वल टू 0.20 तो हम ये कहते हैं कि ₹1 या $1 के करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 20% कैश जो है वो मौजूद है, कि इमीडिएट पेमेंट जो है वो 20% कैश में से हो सकती है और रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो है उसके लिए दूसरे करंट एसेट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। अब फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं या मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हमारी करंट रेशियो पे किस तरह अफेक्ट करते हैं। और अगर हमने ये देखा कि एक ऐसी रेशियो है या एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जब कि हमारे पास एक करंट एसेट बढ़ रहा है और दूसरा करंट एसेट कम हो रहा है, तो ओवरऑल हमारी करंट रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर हमारे पास एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने एग्जांपल ली सप्लायर की कि पेमेंट टू द सप्लायर और द क्रेडिटर्स, और उसमें हमने ये कहा कि अगर हमारी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 टू बिगिन विद, यानी कि इस ट्रांजैक्शन के टेक प्लेस करने से पहले हमारी रेशियो जो है कैलकुलेटेड रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो पेमेंट टू द सप्लायर विल रिजल्ट इन व्हाट, कि हमारी रेशियो जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इनिशियली हमारी रेशियो लेस देन 1 है तो जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो हमारी रेशियो जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन जो है वो डिफरेंटली अफेक्ट करती हैं हमारी रेशियो को, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी करंट रेशियो की वैल्यू क्या थी। उसके बाद फिर हमने डिस्कशन शुरू की ऑन दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, कि हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी जो फर्म है इस पोजीशन में है कि वो पे ऑफ कर सके डेट को। तो इससे पहले जो है सबसे पहले हम जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं दैट इज द टोटल डेट रेशियो। तो उस टोटल डेट रेशियो में हम जिक्र करते हैं कि हमारे पास ऑल काइंड ऑफ डेट, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, एज अ रेशियो टू द टोटल एसेट। बेसिकली हमारी ये जो टोटल डेट रेशियो है एक बैलेंस शीट रेशियो है कि जिसमें दोनों आइटम्स ही हमारे बैलेंस शीट से आ रहे होते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी निकाल दें तो हमारे पास टोटल डेट आ जाता है ऑफ द फर्म। टोटल डेट डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट गिव्स अस द टोटल डेट रेशियो। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज जैसे कि हमने अपनी एक हाइपोथेटिकल फर्म ली थी A to Z और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर द टोटल एसेट्स माइनस द ओनर्स इक्विटी ली थी जो कि हमारा टोटल डेट था, और जब हमने इसको डिवाइड किया था टोटल एसेट से तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी दैट वाज 0.28, और वो हमें ये कह रही थी कि हमारे टोटल 100% एसेट्स में से 28% फाइनेंस हुए हैं बाय द डेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल काइंड्स ऑफ डेट। और उससे क्योंकि हमें पता है कि हमारे टोटल एसेट्स जो हैं वो फाइनेंस होंगे ईदर बाय द डेट और बाय द ओनर्स कंट्रीब्यूशन या ओनर्स इक्विटी, तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड टोटल डेट टू एसेट रेशियो इज 28%, तो इससे हम इम्प्लाइड एक और रेशियो भी निकाल सकते हैं विच इज इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो। और इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस द टोटल डेट रेशियो। तो अगर हमारे पास 28% टोटल डेट रेशियो थी तो हमारी इक्विटी की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1 माइनस 0.28 विच इज 72%। तो हमारे 100% एसेट में से 72% फाइनेंस हुए इक्विटी से और 28% फाइनेंस हुए बाय द डेट। और उसके साथ हमने ये कहा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर एज वेल, और उस इक्विटी मल्टीप्लायर को हमने ये कहा कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बट ऑफ कोर्स जब हमने टोटल डेट भी कैलकुलेट कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस दी टोटल डेट रेशियो। अब जो बात हमने A to Z कंपनी की और उसकी एग्जांपल लेके चले आगे, तो हमने कैलकुलेट किया कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1.39।
जब भी हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इक्विटी की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं फर्म में, विच रिफ्लेक्ट्स के फर्म ने जो है वो सर्टेन पोर्शन ऑफ द एसेट जो है वो डेट से फाइनेंस किया है। उसके साथ साथ हमारे जब हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उस लॉन्ग टर्म डेट को सर्विस करने के लिए फर्म की कैपेबिलिटी क्या है। तो इस सिलसिले में हमने जो एक और रेशो कैलकुलेट की वो थी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और उस रेशो को हम टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं, यानी TIE, टाइम इंटरेस्ट अर्न। ये हमारी रेशो जो है दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। उसमें हम लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। और अगर हमारे पास टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो ये बताती है कि $1 की इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी मौजूद है। अगर रेशो इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग जो है मोर देन द इंटरेस्ट इज अवेलेबल। लेकिन जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में हमने डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जब हम कैश की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स इज कंसिडर्ड इन द कैश फ्लोज, इसलिए इससे रिलेटेड हम एक और रेशो भी कैलकुलेट करते हैं जो कि है हमारी कैश कवरेज रेशो। अब कैश कवरेज रेशो जो है वो हमारी वेरिएशन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, जिसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ऐड बैक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो नॉन कैश एक्सपेंस था। तो हमारी जो कैश कवरेज रेशो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ये भी हमारी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशो है। और अगर हमारे पास ये रेशो भी ग्रेटर देन 1 आती है तो अगेन दैट इज अ गुड साइन फॉर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कि उनके लोन को सर्व करने के लिए या सर्विस करने के लिए फर्म के पास अर्निंग में कैश बेसिस पे मोर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फंड्स मौजूद हैं। ये तो हमारी रेशियो थी रिलेटेड टू दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। फिर हमने थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हुए डिस्कस की जो रेशियो वो थी हमारी एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर की रेशियोस। ये बेसिकली जो थी इंटरनल मैनेजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, इनको हम एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोस भी कहते हैं। और ये रेशियोस जो है हमारी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की थी दैट वाज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम देख रहे थे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो फर्म की कैसे है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी, वन वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द अदर वाज कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो उसमें हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आया और इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास बैलेंस शीट से आया, करंट एसेट से आया। उसके साथ हमने ये कहा कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को और ज्यादा अच्छी तरह हमने देखना है तो हमने डेज सेल्स इन इन्वेंट्री की रेशो को भी कैलकुलेट किया, और वो हमने कहा कि 365 जो कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमें देता है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। वो हमें ये बताता है कि कितने अरसे में या कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेल, यानी हम सेल आउट कर देते हैं उसको। और जितना ये टाइम पीरियड थोड़ा होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली हमारी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज हो रही है। अब उसके बाद हमने बात की मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल, जो कि एक और करंट एसेट है। अब रिसीवेबल्स में जब भी हम रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसके जवाब में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स पैदा होते हैं। यानी जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक है कैश सेल्स और दूसरी है क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल्स हमारे जनरेट होते हैं जब हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। तो रिसीवेबल की एफिशिएंट मैनेजमेंट को
या उसकी मैनेजमेंट को देखने के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है रिसीवेबल टर्नओवर्स। अब रिसीवेबल टर्नओवर्स में भी हम क्या लेते हैं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द अकाउंट रिसीवेबल्स। और वो सेल्स जो है हमारी दे आर कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड रिसीवेबल्स जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द आइटम्स, वन कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड द अदर कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। तो अगर हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर्स आ जाए, से वी आर सेइंग कि 4 टाइम्स है, तो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग ए ईयर जो है हमारे पास रिसीवेबल जो है 4 दफा कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेडिट सेल्स में। तो अब उसी को एफिशिएंसी को अगर हमने नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि 365 डिवाइडेड बाय द रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो हमें दे देते हैं नंबर ऑफ डेज जिसमें हमारे रिसीवेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रेडिट सेल्स में। अब उसको हम इसी को एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं कि ये हमारा पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और से अगर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 30 डेज तो हम कहते हैं कि हर 30 दिन के बाद हमारी क्रेडिट सेल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या रिसीवेबल जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है जितना कम होगा उतनी ही एफिशिएंसी ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारी क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज की। अब इससे रिलेटेड हमारी एक और मेजर है जो कि है हमारी पेएबल टर्नओवर की। अब पेएबल टर्नओवर इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑफ द रिसीवेबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर में हम क्रेडिट पे परचेसेस करते हैं, हमारे ट्रेड जो सप्लायर्स हैं वो हमें क्रेडिट पे सेल करते हैं। अब हम उसमें ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितने अरसे के बाद हम पेमेंट्स करते हैं। अगर हमारा पेएबल टर्नओवर इज इक्वल टू 40 डेज तो हम कहते हैं कि ऑन एवरेज जो हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं उसकी पेमेंट हम 40 दिन के बाद कर रहे हैं। फ्रॉम अ कैश मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जितना छोटा हो रिसीवेबल टर्नओवर वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैश इनफ्लो जल्दी से जल्दी हो रहा है, और जितना हमारे पास लंबा है पेएबल टर्नओवर वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कैश आउटफ्लो जो है वो लेट हो रहा है या देर से हो रहा है। सो बोथ ऑफ दिस फिनोमेना कि रिसीवेबल टर्नओवर का थोड़ा होना यानी रिसीवेबल यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड का थोड़ा होना और पेएबल का पीरियड का ज्यादा होना रिफ्लेक्ट्स गुड कैश मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये तो बेसिकली था हमारा पिछला लेक्चर जिसको हमने ओवरव्यू किया। आज के लेक्चर में हम इसी एसेट मैनेजमेंट टर्नओवर की रेशियोज को मजीद आगे डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है फिर हम एंटर होंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड दी मार्केट रेशियोज की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर की रेशियोज को देखते हुए अब हम बात करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर की। टोटल एसेट टर्नओवर के साथ एक रिलेटेड और कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अगली कैटेगरी ऑफ द रेशियोज और वो कैटेगरी है जो कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है इन द फर्म टू अर्न प्रॉफिट्स, इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं ओनर्स के इंटरेस्ट को। तो इस सिलसिले में हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन एज अ रेशियो, उसके साथ साथ रिटर्न ऑन एसेट एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी। और उसके बाद लास्टली इंशाल्लाह हम जो है वो एक और कैटेगरी ऑफ द रेशियोज में जाएंगे जिनको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू रेशियोज। इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं लेंगे, बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट से भी लेंगे। और ये रेशियोज जो है ज्यादा इंटरेस्ट किसको होता है इनमें, ये रेशियोज जो है इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो कि हमारी फर्म में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फाइनली अगर हम मजीद आगे बढ़ते हुए चलें तो हम एक और एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म जो है या एसेट यूटिलाइजेशन की एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं ड्यूपॉन्ट आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर हमने फर्म की एफिशिएंसी को मेजर करना है तो हम किस किस सोर्स को फोकस करेंगे और ओवरऑल एफिशिएंसी के क्या क्या कंपोनेंट जो हैं वो हो सकते हैं। और अगर हमें नजर आए कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में फर्म वीक है तो हम उस कंपोनेंट को फोकस करते हुए ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने के लिए हमें
अगेन एक हाइपोथेटिकल फर्म जो कि A to Z इनकॉर्पोरेशन है, उसके लिए डेटा सेट चाहिए, तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ऑन दीज 3 स्लाइड्स जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी यूज की है. तो लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट फर्स्ट. A to Z इनकॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट एज ऑफ December 31st, और इसमें हमने 2 साल लिए हैं, 2000 X1 एंड 2000 X2. We have total current assets of 642 for the year 2000 X1 and 708 for the year 2000 X2. With the components of cash, account receivable and inventory. Then we have the total fixed asset, net plant and equipment, 2,731 for the year 2000 X1 and 2,880 for the year 2000 X2. Total assets are 3,373 for the year 2000 X1 and 3,588 for the year 2000 X2. अब हम देखते हैं the other side of the balance sheet, जो कि हमारे पास liabilities and the equity. हमारे पास जो current liabilities and total, they are 543 for the year 2000 X1 and 540 for the year 2000 X2. Long term debt is 531 for the year 2000 X1 and 457 for the year 2000 X2. हमारी total stockholders equity जो है, that is 2,299 for the year 2000 X1 and 2,591 for the year 2000 X2. अब हमारी जो total liabilities and the owner's equity है, that is exactly equal to our total assets for both the year 2000 X1 as well as 2000 X2. उसके बाद थर्ड स्लाइड पे हमने रिफ्लेक्ट किया इनकम स्टेटमेंट, और इसी इनकम स्टेटमेंट में से हम जो वैल्यूज हैं वो यूज करेंगे इन द कैलकुलेशंस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड द रिलेटेड रेशियोज. तो इस इनकम स्टेटमेंट में हमने डेटा लिया है फॉर द ईयर 2000 X2, और उसमें हमारे पास नेट सेल्स है 2,311, हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 691, नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है बॉटम लाइन दैट इज $363 मिलियन. अब इसमें से हमारे पास डिविडेंड्स जो है 121 एंड रिटेन्ड अर्निंग इज 242. अब हम अपने इस एनालिसिस में डेटा जो है वो इसी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से लेंगे और मजीद रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो जो सबसे पहले रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फॉल कर रही है हमारी एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्न ओवर रेशियो की कैटेगरी में. इससे पहले हमने कैलकुलेट की थी इन्वेंट्री टर्नओवर्स, रिसीवेबल टर्नओवर्स एंड द पेएबल्स टर्नओवर. अब हम जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज द टोटल एसेट टर्नओवर. अब ये रेशियो जो है हमारी बेसिकली हम बेस करेंगे इसी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के डेटा सेट पे. तो टोटल एसेट टर्नओवर में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अब जो ये टोटल हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट रेशियो. एक वैल्यू जो है हमारी जो कि सेल्स की वैल्यू है वो आ रही है हमारी इनकम स्टेटमेंट से, और दूसरी वैल्यू जो है टोटल एसेट्स की वो बैलेंस शीट से आ रही है. तो फार्मूला इज कि टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें फॉर आर A to Z कंपनी तो हमारे पास 2,311 की टोटल सेल्स हैं और 3,558 है टोटल एसेट फॉर द ईयर 2000 X2. बाय द वे ये रेशियो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉर द एंटायर ईयर 2000 X2, इसलिए जो हम बैलेंस शीट की वैल्यूज ले रहे हैं दे आर फॉर द ईयर 2000 X2, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट इज फॉर द पीरियड एंडिंग December 31st 2000 X2, इसलिए हमारी बैलेंस शीट के वैल्यूज भी 2000 X2 की हैं. अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव 0.64 टाइम्स. So in other words, for every dollar in assets, A to Z company जो है has generated 0.64 in sales. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो इन्वेस्ट किया, अगर $1 इन्वेस्ट किया था टोटल एसेट्स में, तो उन एसेट को यूज करके हमने जो प्रोडक्ट पैदा की तो उसकी वजह से जो सेल्स रेवेन्यू आई दे वर 64 सेंट्स. कि $1 इन्वेस्टमेंट के जवाब में फर्म ने 64 सेंट्स की सेल जनरेट की. ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स को रिफ्लेक्ट करेगी.
इन अदर वर्ड्स हमारा टोटल एसेट टर्नओवर जो है ये रेशियो रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी फर्म जो है कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है। और एसेट को यूटिलाइज हमने किस लिए करना होता है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एंड सेल इट इन द मार्केट प्लेस। इसलिए सेल्स टू टोटल एसेट रेशियो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है टोटल एसेट की यूटिलाइजेशन को। अब इससे रिलेटेड हम एक और भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो। अब ये कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो है is exactly the mirror image of our total asset turnover। यानी टोटल एसेट टर्नओवर में हमने ये कहा कि सेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट। अब जो कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो है उसमें हम करेंगे टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय द सेल्स एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। कि कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो है इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर और कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय सेल्स। आपको याद होगा कि पीछे हमने कहा था कि एसेट टर्नओवर इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो में हमने इसको रिवर्स कर दिया। वी हैव टेकन द टोटल एसेट इन द न्यूमरेटर एंड सेल्स इन द डिनोमिनेटर। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इट इज इंटरप्रेटेड एज द डॉलर इन्वेस्टमेंट इन द एसेट नीडेड टू जनरेट $1 इन सेल्स। यानी ये दूसरी एंगल से उसी चीज को देखने की कोशिश है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम $1 की सेल जनरेट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कितने एसेट्स की जरूरत है। तो अगर हम A to Z कंपनी ही का डेटा सेट लें तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.56। अब 1.56 जो है हमें क्या बता रही है कि अगर हमने $1 की सेल्स जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें टोटल एसेट्स में $1.56 जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब पहले टोटल एसेट टर्नओवर में हमने ये कहा था कि हमारा $1 इन्वेस्टमेंट इन द एसेट जो है वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है? लेस देन 1। अब इस कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो में हमने ये कहा है कि अगर हम $1 की सेल जनरेट करना चाहते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन द टोटल एसेट कितनी है? दैट इज मोर देन $1। ये तो थी हमारी लास्ट रेशियो इन द कैटेगरी ऑफ द टोटल एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर रेशियोज में। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं और वो ग्रुप है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट रेशियोज का। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर एक फर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। बट एट द सेम टाइम ये प्रॉफिटेबिलिटी मेजर जो है वो ओनर्स जो है जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी इन मेजर्स में बहुत ज्यादा होता है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट कितने प्रॉफिट जो है फर्म ने अर्न किए। हायर द रेट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मोर इज द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो इस सिलसिले में जो हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे उसमें सबसे पहली रेशियो है हमारी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है बेसिकली इज टोटली अ रेशियो जो कि बेस कर रही है हमारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स पे। हम ये देखते हैं कि अगर हमने $1 की सेल्स की है तो उसके जवाब में प्रॉफिट्स क्या है। यानी जो हमारी इनकम स्टेटमेंट की बॉटम लाइन है, प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नेट इनकम एज अ रेशियो टू द टोटल सेल इज आवर प्रॉफिट मार्जिन। और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी की जो बॉटम लाइन मेजर है दैट इज द प्रॉफिट्स व्हिच आर जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर फर्म। तो इसको हम किस तरह मेजर करते हैं? द फार्मूला वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड हियर कि हमारे पास फॉर एवरी कंपनी, चाहे वो लार्ज है या वो स्मॉल है, उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए उनकी जो बॉटम लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट है दैट इज ऑलवेज नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो प्रॉफिट मार्जिन में हम क्या करते हैं? वी टेक दैट नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको डिवाइड करते हैं सेल से। तो प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, एंड फॉर A to Z कंपनी द प्रॉफिट मार्जिन विल बी हमारी नेट इनकम जो कि हम इनकम स्टेटमेंट से ले रहे हैं दैट इज $363 million
डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी थी 2311, दैट इज इक्वल टू 15.7%. अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो फर्म ने सेल्स जनरेट की है, अगर $1 की सेल की है तो उसमें से प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट्स जो है नेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, कि जो हमने पेमेंट कर दी है गवर्नमेंट को भी और सारे एक्सपेंडिचर मीट करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, दैट इज ऑलमोस्ट 16% ऑफ द टोटल सेल्स. अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है, इसको बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट मार्जिन ही होता है. कैन वी डू वन थिंग कि हम प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ा दें, उसका क्या फायदा या नुकसान होगा? प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं, देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि प्राइस बढ़ाने से आपका सेल्स कम हो जाए. दैट इज वन पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द प्राइस इंक्रीज. और उसके साथ जब हम देखते हैं कि हमारा सेल्स प्राइस बढ़ गई है तो प्रॉफिट पर यूनिट या मार्जिन तो बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि हमारी सेल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ती. तो जब फर्म ने अपने ऑपरेशंस को देखना है और सपोज कि वी आर इन अ सिचुएशन कि जिसमें फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, तो फर्म किस तरह कर सकती है? सबसे पहले फर्म को ये देखना चाहिए कि अगर वो प्राइस के थ्रू कंट्रोल करती है तो उससे एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि सेल्स वॉल्यूम कम हो जाए, और सेल्स वॉल्यूम के कम हो जाने की वजह से पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा होने के बावजूद टोटल प्रॉफिट कम रह सकते हैं. दूसरी तरफ एक और तरीका भी है कि अगर फर्म थोड़ा सा प्राइसेस को स्लैश कर दे तो पर यूनिट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाता है तो इस सूरत हाल में टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ सकते हैं. तो प्रॉफिट्स को बढ़ाना या कम करना जो है दैट इज नॉट एज सिंपल एज वी सिंपली जस्ट से कि इसको बढ़ा दें या कम कर दें. तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और हमारे कंपैटिटर्स की प्राइस लेवल्स क्या हैं. अगर हम अपनी प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से हम कितना मार्केट शेयर लूज करेंगे, या अगर हम प्राइस कम करते हैं तो हमारे कंपैटिटर्स जो हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे. लेकिन जो भी हम स्ट्रेटजी फॉलो करें, हमारी मैनेजमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा यही होता है कि इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, और वो प्रॉफिटेबिलिटी हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन. एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर हम प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो वी फोकस ऑन कंट्रोलिंग आवर एक्सपेंडिचर्स. कि अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो सेल्स माइनस द एक्सपेंडिचर्स जो हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो हमें देते हैं प्रॉफिट्स. तो अगर हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर लें तो देन हमारा प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ सकते हैं. बट देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स to increase the profitability. और फर्म जो है लुकिंग एट द सिनेरियो एंड द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो वो फेस कर रही है उसके मुताबिक जो है एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी. अब इसी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स में जो अगली मेजर आती है दैट इज द रिटर्न ऑन एसेट्स. अब पहले तो हम देख रहे थे कि सेल्स में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है. अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स एम्प्लॉयड, कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है टोटल एसेट्स में, उनके ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पर $1 ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टोटल एसेट्स. तो रिटर्न ऑन एसेट्स में हम क्या करेंगे कि हमारी ये एक रेशियो है जो कि कॉम्बिनेशन है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के आइटम की. इसमें इनकम वाला फैक्टर जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, और टोटल एसेट्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे बैलेंस शीट से. तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस स्लाइड हियर कि रिटर्न ऑन एसेट्स इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिट पर $1 ऑफ एसेट्स. हमारे रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. हमारी जो हाइपोथेटिकल फॉर्म थी A to Z, उसके बाद हमारी नेट इनकम फॉर द ईयर 2000x2 जो है वो थी 363. टोटल एसेट जो थे एट द एंड ऑफ द ईयर 2000x2 वो थे 3588, विच इज इक्वल टू 10.12%. कि जब हम $1 इन्वेस्ट करते हैं इन एसेट्स, टोटल एसेट्स, तो हमारे पास उस पे रिटर्न कितना है 10.21%. और वो एसेट्स जो है हमने यूटिलाइज करने हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
ये था फ्रॉम द टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक और रिलेटेड मेजर भी है जो फोकस करती है हमारे ओनर्स की इक्विटी को, और इसमें ओनर्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और ये हमारी मेजर है रिटर्न ऑन इक्विटी की। इसमें जो हमारे ओनर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो परचेज करते हैं शेयर्स, और थ्रू द परचेज ऑफ द शेयर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू फाइनेंस द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो इसमें हम जो है फोकस करते हैं सिर्फ ओनर्स की कंट्रीब्यूशन इन द टोटल एसेट्स, और देखते हैं कि उसके ऊपर उनका रिटर्न कितना है। तो इसमें अगेन हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है दैट इज अ बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट रेशो। इसमें हमारी नेट इनकम जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, और जो टोटल इक्विटी है दैट इज कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इसको हम फार्मूला की शक्ल में किस तरह लिखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ मेजर ऑफ हाउ द स्टॉक होल्डर्स फेयर ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि स्टॉक होल्डर्स जो है उनको प्रॉफिट अर्न करके देना जो है दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो फाइनल मेजर है दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, जो कि है हमारी इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि हमने सारी पेमेंट्स करने के बाद जो नेट इनकम है उसको एज ए रेशियो टू द टोटल इक्विटी लेना है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी। तो हमारी हाइपोथेटिकल फर्म ए टू जी, उसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू 363 विच इज द नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी थी फॉर द ईयर 2000 एक्स टू 2591 इज इक्वल टू 14%। ये 14% हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे पास ओनर्स ने जब $1 इन्वेस्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, तो उसके जवाब में उनका रिटर्न जो है दैट इज 14%। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ऑब्वियस हैं कि रिटर्न ऑन एसेट में हमारी रेशियो वाज लोअर देन 14%, क्योंकि उसमें हमने टोटल एसेट्स की टोटल वैल्यू को ली, वेदर वो क्रेडिटर्स की है यानी डेट से फाइनेंस हुए एसेट्स या इक्विटी से फाइनेंस हुए एसेट, इसलिए वो रेशियो जो है दैट इज लोअर देन 14%। अब रिटर्न ऑन ओनर्स जो है या ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमारा रिटर्न ऑन एसेट से हमेशा ज्यादा होगा एज लॉन्ग एज कि हमारे पास एक पोर्शन ऑफ द एसेट जो है वो फाइनेंस हुआ है डेट से, कि जब डेट जो है दैट बिकम्स एज ए लेवरेज, और जिसकी वजह से जब डेट फाइनेंसिंग होती है तो हमारा रिटर्न ऑन द ओनर्स इक्विटी जो है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट कैटेगरी ऑफ द रेशियो एनालिसिस विच इज द मार्केट वैल्यू मेजर्स। अब इस मार्केट वैल्यू मेजर्स में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से नहीं लेते, रादर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन और उसमें जो प्राइस पर शेयर है फॉर एग्जांपल वो हम लेते हैं मार्केट प्लेस से। तो इस सिलसिले में जो हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे उसमें सबसे पहली रेशियो है अर्निंग पर शेयर। लेकिन ये जो हमारी मार्केट वैल्यू रेशियोज हैं ये ज्यादा किसके इंटरेस्ट के लिए है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करें इस पर्टिकुलर फर्म में तो इन्वेस्ट करने के लिए उनको सर्टेन प्राइस पे करनी पड़ती है, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और फिर वो देखते हैं कि प्रॉफिट उस पर कितना होगा। तो सबसे पहली जो रेशियो है दैट इज अर्निंग पर शेयर। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, अर्निंग पर शेयर में हम क्या करते हैं कि टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म लेते हैं और उसको एज अ रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो हमें बताती है अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या होगी। तो फॉर्मली अगर हम इसको लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ रेशियो तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। अगर हम अज्यूम करें कि हमारी A to Z कंपनी जो है उसके पास 33 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मीनिंग कि उन्होंने 33 मिलियन शेयर्स इश्यू किए हुए हैं और दे आर इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स और द इन्वेस्टर्स। अब उस 33 मिलियन के शेयर्स के साथ फर्म की जो इनकम है फॉर द ईयर 2000 X2 वो कितनी थी? वो थी 363। अब हम इसके साथ साथ एक और भी इंफॉर्मेशन जो है वो अज्यूम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द मार्केट, कि स्टॉक की जो वैल्यू है या प्राइस है पर शेयर इन द मार्केट जो है दैट इज $88 पर शेयर। अब हम फर्म की जब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है
नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हमारी नेट इनकम क्या थी 363 और हमने अज्यूम किया है कि हमारी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं 33 मिलियन। सो पर शेयर हमारी अर्निंग क्या है 363 डिवाइडेड बाय 33 विच इज इक्वल टू $11 कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 2000X2 जितनी अर्निंग की है उसमें पर शेयर अर्निंग कितनी है दैट इज $11 पर शेयर। अब इसके साथ साथ एक और रिलेटेड हमारे पास रेशियो है जिसको हम कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है दैट अगेन इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इस प्राइस अर्निंग रेशियो में अभी हमने अज्यूम किया था कि लेट्स अज्यूम कि हमारे शेयर की प्राइस जो है इन द मार्केट दैट इज $88 फॉर दिस हाइपोथेटिकल A to Z फर्म। और उससे पहले हमने क्या किया था अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की थी। तो अर्निंग पर शेयर में हमने ये किया था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जिसमें थी हमारी नेट इनकम फॉर द ईयर 2000X2 363, उसको हमने डिवाइड किया था, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 33 मिलियन। तो हमारे पास आ गई थी अर्निंग पर शेयर $11। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की, तो हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे प्राइस पर शेयर एज अ रेशियो टू अर्निंग पर शेयर और उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि प्राइस अर्निंग और पीई रेशियो, उसमें हम कहते हैं पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। जब भी हम किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं और हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होता है वो पीई रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और पीई रेशियो जो है बेसिकली वो क्या होती है कि इस वक्त मार्केट में प्राइस पर शेयर क्या है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर क्या थी लेटेस्ट ईयर में। तो पीई रेशियो हमारी इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल फर्म A to Z के लिए क्या है कि पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर $88 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर $11 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स। कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है $1 की अर्निंग के लिए $8 यानी $8 जो है वो पे करने के लिए तैयार है कि अगर वो $8 का शेयर खरीदता है तो उसके जवाब में उसको जो अर्निंग आती है दैट इज 1। पीई रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कितनी प्राइस पे करना चाहता है या विलिंग है इन ऑर्डर टू अर्न $1। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी A to Z फर्म के केस में हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो $1 की अर्निंग के लिए $8 की प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो जितनी हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा हो वो उतना ही ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है फर्म की, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो विलिंग है ज्यादा पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि इन फ्यूचर इस फर्म के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव जो है वो ज्यादा है। अब हम जाते हैं एक और रेशियो विच इज नोन एज द बुक वैल्यू पर शेयर। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स, और बुक्स में हमारे पास क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। तो बुक वैल्यू पर शेयर में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी वैल्यू एज पर आर रिकॉर्ड, यानी ओनर्स इक्विटी सेक्शन में जो हमारे ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है वो पर शेयर कितनी है। फॉर्मली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल ओनर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हम बैलेंस शीट से लेते हैं फॉर द A to Z कंपनी 2000X2 अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमारे पास टोटल इक्विटी है 2591 की और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमने कहा है कि 33 मिलियन है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 78.5 है। अब ये जो बुक वैल्यू जो है ये एक अकाउंटिंग नंबर है, ये वैल्यू वो नहीं है जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रही है। अभी अगर हमें याद हो तो अभी हमने कहा था कि मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 88 है जबकि बुक वैल्यू 78.5 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज पर द बुक्स वैल्यू ऑफ द शेयर कम है,
हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है बुक्स के अंदर जो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट जो है वो वैल्यू उससे ज्यादा अटैच कर रही है टू दी शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. जब भी हमारी मार्केट प्राइस इज हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर, इट रिफ्लेक्ट्स समथिंग गुड अबाउट द फर्म, कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस फर्म इज हाई, इसलिए वो प्राइस पर शेयर जो है वो पे करना चाहते हैं हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर. अब इन दोनों वैल्यूज को, मार्केट वैल्यू को और बुक वैल्यू को इकट्ठा जब हम एक ही वक्त में देखना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशो विच इज मार्केट टू बुक रेशो, कि जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर. मार्केट टू बुक रेशो जो है उसको अगर हमने फॉर्मली कैलकुलेट करना हो तो वी विल कैलकुलेट इट एज गिवन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, कि मार्केट टू बुक रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर. अब मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है दैट इज द प्राइस पर शेयर, जो कि हमने अज्यूम किया है कि $88 है, और बुक वैल्यू पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट की है $78.5. सो दैट इज इक्वल टू 1.12 टाइम्स. तो जब भी हमारे पास मार्केट टू बुक रेशियो इज मोर देन 1, इसका क्या मतलब है कि हमारी मार्केट जो है वो शेयर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा दे रही है एज कंपेयर टू जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मौजूद है. तो जो हमारी मार्केट टू बुक रेशियो है बेसिकली अगर वो हायर देन 1 हो तो उसका मतलब ये है कि फर्म के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर फर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. तो एक और अभी जब हमने बात की थी कि रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, कि जब हमने रेशियोज को कहा था कि वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो एक कैटेगरी थी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स. उसमें सबसे पहले था हमारा प्रॉफिट मार्जिन और उसके बाद हमने बात की थी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की. और हमने ये कहा था कि जब भी फर्म जो है यूज करेगी डेट इन फाइनेंसिंग द एसेट्स तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट्स से. अब इन्हीं दो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन एसेट्स की है, इसका रिलेशनशिप जो है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि अगर आप उसको डिकम्पोज करें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में तो आप ये देख सकते हैं कि फर्म अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी वजह क्या है. इस आज के लेक्चर में हम ड्यूपॉन्ट एंटिटी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप फिर उसकी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बेसिकली जो हमारी ड्यूपॉन्ट एंटिटी है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स ROA रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज द यूज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल लेवरेज. कि जब हमारा ROA एंड ROE एक दूसरे से फर्क होते हैं, यानी कि हमारी ROE इज ग्रेटर देन ROA, तो उस सूरत हाल में वजह क्या है? वजह है कि हमने एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो डेट से फाइनेंस किया है. अगर हमारे एसेट्स 100% इक्विटी फाइनेंस्ड होंगे तो हमारी ROE एंड ROA जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन दीज टू मेजर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड जब हम डिकम्पोज करते हैं ROE को इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में या के पार्ट्स में. अब इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. कि हमारा फॉर्मूला क्या था? हमने ये कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम, जो कि हम ले रहे थे बॉटम लाइन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी जो कि हम बैलेंस शीट से ले रहे थे. सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी इज आवर रिटर्न ऑन इक्विटी. अब हम इस फार्मूले को अगर मल्टीप्लाई कर दें एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स से और बाकी सारे को हम इसी तरह रखें तो अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो होगा इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स ओवर एसेट्स के साथ.
So net income divided by total equity multiplied by assets over assets. इससे हमारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स इज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये हमारे पास क्या है, एसेट्स का रिटर्न. नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स इनटू एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. अब हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी के दो कंपोनेंट हैं, नेट इनकम ओवर एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. जो पहला कंपोनेंट है नेट इनकम ओवर द एसेट्स, ये है हमारा रिटर्न ऑन एसेट. आपको याद होगा कि जब हम फार्मूला दे रहे थे रिटर्न ऑन एसेट क्या था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, वो था हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स. अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, जो कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर है. तो अब हमने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो चीजों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर. ये इक्विटी मल्टीप्लायर जो है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, और इसको हमने ये भी कहा था कि ये हमारा बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो हिस्सों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर, और वो हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर भी बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो ये बेसिकली हमारी ड्यूपॉन्ट रेशियो है. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेंगे फिगर्स, डेटा, अपनी हाइपोथेटिकल फर्म ए टू जी का, और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को डीकंपोज करने के बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करके और मजीद हम डिस्कशन करेंगे ऑन दिस ड्यूपॉन्ट एंटिटी. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करूं, मैं ये चाहूंगी कि आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या टॉपिक्स आज कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने शुरू किया अपना रेशियो एनालिसिस को, रादर हमने कंटिन्यू किया, और उस सिलसिले में जो हमारी रेशियोज थी वो थी कैटेगरी ऑफ द एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर रेशियोज की. और उसमें हमने कुछ रेशियोज पिछले लेक्चर में कर ली थी एसेट, जिसमें हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर की, रिसीवेबल टर्नओवर्स की एंड पेएबल टर्नओवर्स की. तो आज के लेक्चर में हमने बात की एसेट टर्नओवर की, जिसमें हमने टोटल एसेट के ऊपर रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोशिश की. और उसके साथ साथ एक रिलेटेड थी इन कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो. उसमें भी हमने ये कहा कि $1 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलता है. तो बेसिकली हमारा एसेट टर्नओवर एंड कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो थी वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे. उसके बाद हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की दैट वाज अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन. और ये हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो थी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशियो थी, जिसमें हमने ली नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसको हमने डिवाइड किया टोटल सेल से. और हमने ये कहा कि $1 ऑफ सेल के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है. ये जितना ज्यादा है दैट रिफ्लेक्ट्स बेटर एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. फिर उसके बाद हमने बात की रिटर्न ऑन एसेट्स की और रिटर्न ऑन इक्विटी की. रिटर्न ऑन एसेट्स में हमने टोटल इनकम लेके उसको डिवाइड किया टोटल एसेट्स के ऊपर, और हमने ये देखा कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में तो फर्म जो है कितना रिटर्न उस पे अर्न कर रही है. और फिर हमने कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी. उसमें हमने ये कहा कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, और अगर फर्म अपने कुछ पोर्शन ऑफ द एसेट फाइनेंस कर रही है डेट से, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट से. प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने मार्केट वैल्यू मेजर्स को कैलकुलेट किया, जिसमें हमने बात की अर्निंग पर शेयर क्या है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. फिर उसके बाद हमने प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की, और फिर हमने ये कहा कि हमारी प्राइस पर शेयर जो कि मौजूद है एंड उसके साथ रिलेट कर रहे हैं बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमें दे रही है कंपैरिजन ऑफ द मार्केट टू द बुक वैल्यू. और अगर हमारी मार्केट टू द बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है शेयर की प्राइस हायर कर
डिटरमिन कर रही है इन कंपैरिजन टू दी जो वैल्यू हमने बुक्स में लिखी है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर के एंड में ड्यूपॉन्ट आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन शुरू की और उसको इंट्रोड्यूस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसी ड्यूपॉन्ट एंटिटी को मजीद एलैबोरेट करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम जिक्र करेंगे ग्रोथ रेट्स, इंटरनल एंड दी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट्स। आज के लिए डॉक्टर तालत को इजाजत दीजिए।